मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपको ऑल इंडिया 131 रैंक मिला है, लेकिन 5th अटेम्प्ट भी मिला है। तो ये जर्नी रियली बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, लॉट ऑफ हैपनिंग्स हुए होंगे, और मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए आप बहुत बड़े सलाहकार और बड़ी सपोर्टिंग हो सकेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये 5वें अटेम्प्ट में जाके सक्सेस मिला, तो अब कैसा लग रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो राहत की सांस जो एक फ्रेज़ है वो महसूस हुआ मुझे जब मैंने देखा कि फाइनली लिस्ट में मेरा नाम है। उसके बाद काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी एक्साइटमेंट आया, और अब मैं ये बात महसूस कर पा रहा हूँ कि एक बहुत ही लंबी यात्रा थी जिसका एक अच्छा पड़ाव अभी मैंने पाया है। तो आपके पर शुरुआत किस ईयर से हुई? किस ईयर से पहला एग्जाम आपने देना शुरू किया? सर, 2016 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था, और मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा, तो उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में? जी सर, 2017 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, और उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया बट मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया। 2018 छोड़ दिया? 2018 मैंने छोड़ दिया था, और 2019 में मैं फिर मेंस स्टेज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा, और उसके बाद? और 2020 में मैंने प्रीलिम्स दिया, अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। और 2021 में इस बार 131 रैंक मैंने हासिल की है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। पहली बार प्री नहीं हुआ, फिर अपने 4th अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, इसके बाद आप लगातार जो है 3 बार मेंस भी लिखी और फाइनल इंटरव्यू भी हुआ। इसकी चर्चा थोड़ा हम डिटेल में करेंगे। इसी बीच में थोड़ा रोक करके आपसे आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऑडियंस को एक क्यूरियोसिटी होगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड है, और आपकी फैमिली में कौन लोग हैं, और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? सर, मेरी पैदाइश और मेरी शिक्षा 12वीं तक प्रयागराज में हुई है, बॉयज़ हाई स्कूल से। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में आ गया, जहाँ से मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया। वो 2016 में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं यूपीएससी की ही प्रिपरेशन में लगा रहा हूँ। जहाँ तक परिवार के पृष्ठभूमि का सवाल है, तो मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही, और मेरी माँ लॉयर हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप ये बताइए कि ये जो जर्नी है 2016 से लेकर के, और अब आप 22 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो बड़ा ही ये प्रैक्टिकली ये साबित करता है कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। बड़ा पुराना प्रोवर्ब है। इस प्रोवर्ब को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ आप अपनी जो जर्नी है उसके माध्यम से समझाइए कि ये कैसे आप पर लागू होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। 2016 में जब मैंने पहली बार प्रीलिम दिया, तो उस वक्त एक ये अंदर से फीलिंग थी कि 6 अटेम्प्ट हैं, बहुत अटेम्प्ट हैं, एक बार भाव लेते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन पे कैसे होता है, आजमा के देखते हैं। तो यूपीएससी ने मुझे आजमा लिया उस बार, और प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। काफ़ी गैप्स और लैक्यूनास मुझे अपनी पढ़ाई में महसूस हुए, तो मैंने उन पे काम करना शुरू किया, और 2017 में प्रीलिम्स में मुझे दिक्कत नहीं महसूस हुई। प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया। फिर जब मेंस आंसर राइटिंग और तैयारी की बात की, तो मैंने महसूस किया कि काफ़ी कमियां हैं, अभी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। वो चीज़ एग्जाम में भी झलकी, और मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने गैप ईयर ये सोच के लिया कि अपना जो बेस है वो और मजबूत करूं और कंटेंट ऐड करूं। 2019 में मुझे ऐसा लगता है मेरा कंटेंट बेहतर हुआ, मेंस में मार्क्स भी बढ़े, लेकिन उतने नहीं बढ़े कि इंटरव्यू कॉल आ सके। ओके। और अब चूंकि 2 बार प्रीलिम्स सक्सेसिवली मैंने क्वालिफाई किया था विथ डिसेंट मार्क्स, तो 2020 वाले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स पे उतना फोकस नहीं किया। मैंने सोचा लास्ट में रिवाइज करके प्रीलिम्स मेरा हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरा 2 क्वेश्चन से प्रीलिम्स रह गया। ओह बेचारे। और एग्जाम के बाद मैं जब असेस कर रहा था, तो 2-3 केयरलेस मिस्टेक्स हुए थे मुझसे एग्जाम में। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या अंडर प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं कि 2020 में आके मैं प्रीलिम्स मिस कर गया। फिर 2021 की तैयारी मैंने नए सिरे से की, अपनी कमियों को एनालाइज किया, हर चीज को गैप फिल किया, कंटेंट वाइज, स्ट्रक्चरिंग वाइज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर की, और इस बार 131 रैंक। तो आपकी जो बात से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है जो ऑडियंस को जानना चाहिए, फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, कि पहले तो कोई भी अटेम्प्ट को आप कैजुअली ना लें। बिल्कुल सर। और ये ना समझें कि चलो प्री एक बार हम देख लेते हैं, हम तो कर ही सकते हैं, तो यह आजमाने के माइंड से ना लें जो आपने गलती की 2016 में।
लेकिन उसके बाद आपने करेक्ट किया तो 2 मेंस तक पहुंच गया। लेकिन प्री वाला आप खुद कह रहे हैं कि उसमें भी शायद ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात रह गई, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी ना रखें, आप उसको भी दोबारा फिर से सीरियसली लें ताकि फिर से प्री का समस्या ना आए। और आपका 5वां अटैम्प्ट है, उसमें आपने हर स्टेज को बहुत ही मेटिकुलसली और सीरियस ले लिया। ये सबको समझने और बुझने की जरूरत है। दैट्स वेरी गुड। जी सर। एक जो है 5 साल का ये सफ़र जो है, लगभग 6 साल हो गया आपका सफ़र ये टोटल। इसके दौरान में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल आए होंगे कि ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि गिव अप करने का मूड भी आ रहा होगा, छोड़ देते हैं, बहुत हो गया। मोटिवेटेड रहना इतना लंबे समय तक आसान नहीं होता, तो क्या किया उसके लिए आपने? सर, जैसा कि आपने सही कहा कि मोटिवेशन इतने लंबे समय तक बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। मेरे कई दोस्त थे जो मेरे साथ जर्नी शुरू किए, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद कई लोगों ने फिर ऑल्टरनेट जॉब्स या प्लान बी जिस तरह से कहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। मेरा 2017 में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भी क्वालिफाई हुआ था। आई वॉज असाइंड ITBP, बट मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी, इस सोच के साथ कि तैयारी में दिक्कत ना आए तो तैयारी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो बीच में कभी लगता था कि भी ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए थी शायद। लेकिन जो मोटिवेशन मेरे अंदर सबसे स्ट्रांग रहा, उसके 2 कारण हैं। एक तो मैं प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पेरेंट्स ने कभी ये फील नहीं होने दिया कि उनको कोई समस्या है मुझे फाइनेंशियली मदद करने में या मेरा सपोर्ट करने में। और दूसरा, जब भी फेलियर आता था एग्जाम में, तो मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करके पिन पॉइंट कर पाता था कि कहाँ पे कमी रह रही है। राइट। तो मुझे ये समझ में आता था कि ये कमी मुझे समझ में आ गई है, अब इसमें मुझे काम करना है। तो वो मेरा मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग रहता था कि इसको अगर सुधार लिया तो हो सकता है अगले अटेम्प्ट में और बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। और वो सक्सेसिवली मैंने नोटिस किया कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स हुए। हाँ, एक बार 2020 में जहां मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, वहां पर फिर मात खाया, तो वो भी रियलाइजेशन हुआ कि हर स्टेज को बराबर महत्व देना है और हर चीज के लिए, जैसे आपने कहा, मेटिकुलसली प्लान करना है। राइट। हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। बेसिकली टेंशन ना लेकर के सीरियसनेस बनाए रखें तो आपको सक्सेस मिलेगा। और वही आपने मेंटेन किया लास्ट तक और अपना मोटिवेशन को ऊंचा रखा। वेरी गुड। प्रिपरेशन का जो स्टार्ट है वो कहाँ से और कैसे करना चाहिए? क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले सिलेबस का जो अध्ययन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग सिलेबस को हल्के में ले लेते हैं या जो कहते हैं कि दे सिंपली कास्ट आई ऑन इट, कि ऊपर ऊपर से देख लिया कि हाँ समझ में आ गया कि ये चीजें पढ़नी है। राइट। लेकिन इतने हल्के में सिलेबस को नहीं लेना है। स्पेशली अगर आप नोटिस करें तो GS4 का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत आंसर्स भी आपको देता है। राइट। तो इस तरह से आप जब शुरुआत करते हैं तो सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें। उसके बाद बेस प्रिपरेशन के लिए पहले NCERT की बुक्स उठाएं और NCERT की बुक्स से 2 चीजें आप समझें। एक तो जो उनका कंटेंट है वो आपको समझना है और याद करना है, और दूसरा, जिस सिंप्लिसिटी और एग्जैक्टनेस के साथ उनके आंसर्स लिखे गए हैं वो चीजें हमें अपने आंसर राइटिंग में भी उतारना है। सिंपल लैंग्वेज, एक्यूरेट लैंग्वेज और टू द पॉइंट आंसर्स, ये चीजें NCERT ये शुरू से हमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत प्रोसेस हमने सीख लिया तो उसको अनलर्न करके रीलर्न करना एक अलग प्रक्रिया हो जाती है। इसके अलावा गाइडेंस के लिए जो सोर्सेज हैं वो कोशिश करें कि जो स्टैटिक बुक्स हैं उनका अध्ययन अवश्य करें। राइट। हम बहुत बार नोट्स और टॉपर्स कॉपीज इन पे भागने लगते हैं, लेकिन अंडरलाइंग बेस आपका मजबूत होना चाहिए। उसके बाद वैल्यू एडिशन आप करते रहिए इन नोट्स वगैरह से। तो ये बेसिक चीजें हैं जो शुरुआत में हर किसी को करनी पड़ेंगी। तो आपसे बात से निकल के जो पॉइंट्स में आते हैं कि पहले तो सिलेबस को थोड़ा कीजिए, जो नॉर्मली स्टूडेंट से गलती हो जाती है। बस सिर्फ टाइटल देखते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है, जम करके मोटी मोटी किताबों में, ज्योग्राफी पढ़ना है पढ़ के, लेकिन आप सिलेबस के डिटेल्स में नहीं जाते। जी सर। और आपने बहुत खूब कहा कि जो सिलेबस है उसके अंदर से ही कई बार आपको आंसर और डायरेक्शन मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन। तो नेचुरली पिछले साल के क्वेश्चन यदि देखे जाएँ बार बार तो उसका अलाइनमेंट जो है एग्जाम के साथ बढ़ता जाएगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सम बेसिक जो स्टैटिक सोर्सेज हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक्स है, प्रेफरेबली जो NCERT है उसको तो पढ़ना ही चाहिए, और शायद स्टैंडर्ड बुक्स, और लिमिट कर लें। ऐसा नहीं कि आप हर दिन नई नई बुक के चक्कर में फंस जाएं, तो उससे निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि शुरुआत से ही क्या लर्न करना है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फिर अनलर्न का प्रोसेस जो है वो इस लर्न से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उसको फिर स्टैटिक्स हो जाता है, एक स्टैटिक पोजीशन में पहुंच जाता है इंसान, उसको चेंज नहीं कर पाता। ठीक है। एक
प्री से लेकर के मेंस के बीच का जो एक गैप है अपने आप में, उसको कैसे फिल करें? प्री और मेंस का अगर आप गौर से देखें तो कुछ सिलेबस में भी डिफरेंसेस हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में आपकी नदारद है, राइट। लेकिन आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस भी आए हैं कई बार। ये चीजें आप स्किप ना करें, ये चीजें ध्यान में रखें जब आप मेंस प्रिपरेशन में आ रहे हैं प्री के बाद। और जो स्कोप ऑफ सिलेबस है वो बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने वाइड किया है उसको, वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। और एनालिटिकल तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना है। प्री के लिए आप रॉ फैक्ट्स याद कर लें, उससे काम चल जाता है। लेकिन जब आप पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं तो एक सवाल हो सकता है कि राज्यसभा में प्रोसेसेस कैसे हुए, वो प्री का सवाल है कि कौन से बिल्स आएंगे नहीं आएंगे। अब लेकिन मेंस का सवाल यह है कि राज्यसभा के वो प्रोसेसेस क्या इंपॉर्टेंट हैं, या क्या राज्यसभा के ये विशेषाधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके लिए आपको एनालाइज करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आना चाहिए। तो वो आपकी अंदर से आपको इंटरनली इस प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा कि अब मैं केवल डेटा ना देखूं, उस डेटा के पीछे की जो हकीकत है उसको भी समझूं। एटलीस्ट इसमें एक जो मेंस में राइटिंग स्किल जो है बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और बहुत नॉर्मली लोग पढ़ तो लेते हैं, तैयारी हो जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो आप अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल, जो राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं, वो कैसे डेवलप हो सकती है? मैंने आंसर राइटिंग 2021 अटेम्प्ट में स्पेशली, जब मैं समझ गया कि प्रीलिम्स मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ है तो मैं मेंस 20 का नहीं लूंगा, उसके बाद चूंकि मेरा बेस तैयार हो चुका था, तो जब एक बार आपका बेस तैयार हो जाता है तो आप डेली 1-2 क्वेश्चंस आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। राइट। उससे आपका थोड़ा हाथ खुलने लगता है और आप बेहतर समझ पाते हैं कि डिमांड क्या है। कई बार क्वेश्चन को बाद में दोबारा देखिए और देखिए कि मैंने जो आंसर लिखा है वो उसको जस्टिफाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए अलग अलग पार्ट्स में, उनको सिंप्लीफाई कीजिए और रेलेवेंट इंट्रोडक्शन और टू द पॉइंट आंसर्स। कई बार हम वो लिखने लगते हैं जो हमको आता है, ना कि वो जो हमसे पूछा गया है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान रखते हुए लिखें। राइट। तो ये वाली चीज मैंने किया। और जब प्री क्वालिफाई हो गया तो आंसर राइटिंग आपके बिल्कुल आसपास आंसर राइटिंग ही पैरामाउंट है। आपने जो पढ़ा है वो तो प्री से पहले भी पढ़ा है, वैल्यू ऐड के लिए आप बीच में पढ़ते रहें, लेकिन आंसर राइटिंग बार बार करें। काफी टेस्ट सीरीज लिखें ताकि आपका हाथ खुले, अलग अलग लोगों से उस पर रिव्यूज लें। और जो जनरलिस्ट पेपर होते हैं, जीएस के पेपर्स होते हैं, उनमें आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं वो भी जो सजेशन दे रहे हैं, जो मेंटोर्स सजेशन दे रहे हैं, उनको बहुत सीरियसली लें और तब उस पर प्रैक्टिस करें। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। राइट। अपने रिव्यू कराते रहना बहुत जरूरी है उसके कर। मेन एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो चयन है, सिलेक्शन, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स का है और आपने सब्जेक्ट लिए सोशियोलॉजी, दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है। तो फिर सोशियोलॉजी लेने का पर्पस क्या था और एक ऑप्शनल सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए? किसी भी इंडिविजुअल को जो पैरामाउंट चीज है ऑप्शनल सिलेक्शन में, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका इंटरेस्ट। तो जब भी आप ऑप्शनल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो पहले तो एक बार कोशिश कीजिए जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है उस चीज के साथ ताल्लुक जोड़ने का, कि क्या यूपीएससी में वो रेलेवेंट है, क्या उसके लिए अच्छे कोर्स मटेरियल्स हैं, क्या उसके क्वेश्चन पेपर्स आपको देख के समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट टू गो विद इट। बेटर द डेविल यू नो देन द वन यू डोंट। राइट। अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिक्स के केस में कोर्स मटेरियल बहुत कम अवेलेबल था यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और प्रिपरेशन के लिए कोई कोर ग्रुप भी नहीं था। 1 या 2 बच्चे पूरे साल में देते हैं, तो वो बहुत लैकिंग लगा मुझे। तो मैंने जब ऑप्शनल्स देखे तो सबसे पहले समाजशास्त्र पे इसलिए नजर पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी उसी के प्रोफेसर हैं। राइट। लेकिन एनसीईआरटीज का अध्ययन जब भी आप शुरू करते हैं प्रिपरेशन, सबसे पहले कीजिए। तो आपको अगर उनमें से जो भावार्थ है विषय का वो समझ में आने लग रहा है और आप उसके बाद जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख पा रहे हैं, उनमें एक सेंस आपको मिलने लगा है, तब आप उस ऑप्शनल के लिए जा सकते हैं। और इंटरेस्ट तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट आते आते लोग अपना ऑप्शनल लेके परेशान हो जाते हैं कि अब ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो वो चीज कभी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। पेपर 1 के जब आंसर लिखते हैं सोशियोलॉजी में, तो उसमें पेपर 2 को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं? जी सर, मैंने अपनी पढ़ाई में साइलोज में पढ़ाई नहीं की।
तो जो पेपर 1 का सिलेबस मैंने खत्म किया और पेपर 2 का जब सिलेबस खत्म किया तो रिवीजन में दोनों के एक साथ करता रहता था। राइट। तो पेपर 1 की फैमिली और पेपर 2 की फैमिली में दोनों के नोट्स एक साथ पढ़ता था। मैंने ये डिस्टिंक्शन आंसर राइटिंग में भी नहीं किया। तो अगर जैसे सवाल पूछा मुझसे कि व्हाट आर द मॉडर्न स्टेजेस ऑफ फैमिली या व्हाट आर द मॉडर्न चेंजेस इन फैमिली, तो पेपर 1 के थिंकर्स को अगर मैं पेपर 1 में लिख रहा हूं तो साथ ही साथ में इंडियन एग्जाम्पल्स भी दे देता था। राइट, एग्जामिनर को जल्दी समझ में भी आए। राइट। जब आप आंसर्स लिख रहे हैं सोशियोलॉजी में तो वो बहुत रेलेवेंट और रिलेटेबल होने चाहिए। एग्जामिनर इस मानसिकता के साथ नहीं बैठा है कि वो पेपर 1 का ही सिलेबस का आंसर चेक करेगा। राइट। वो इस मानसिकता के साथ बैठा है कि वो समाजशास्त्र का एक आंसर चेक करेगा। तो अगर आप पेपर 2 के भी थिंकर्स डाल रहे हैं तो वो बड़े एक्सेप्टेबल तरीके से उस पर आपको मार्क्स देंगे अगर वो करेक्ट हैं तो। सोशियोलॉजी के थ्योरी पेपर में अच्छा करने के लिए इसका बैकग्राउंड नहीं, खास करके सोशियोलॉजी का, उसको क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि वो थ्योरी पेपर है, तो थ्योरियों का गहन अध्ययन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो थिंकर्स सिलेबस में लिखे हैं उनकी थ्योरीज जो मेंशन्ड हैं उनको आप पूरे अच्छे से समझिए। आजकल एक प्रचलन चला है कि किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए या किसी टॉपर के नोट्स ले लिए और डायरेक्टली उसमें आंसर राइटिंग आपने शुरू कर दी। वो नहीं काम करता है, राइट। स्पेशली पेपर 1 में काम नहीं करता है, क्योंकि आपको अंडरलाइंग अजम्पशंस नहीं पता है। जो थिंकर ने सोचा उसका बैकग्राउंड क्या था, वो उस कालखंड में क्या सोच रहा था, ये चीजें आपको जब तक नहीं पता चलेंगी वो आंसर्स आपके उस तरह से खिलेंगे नहीं। तो उन चीजों को जब आप बेस बुक्स जो स्टैटिक मटेरियल है उनसे पढ़ेंगे तभी वो समझ डेवलप होगी। तो स्टैटिक मटेरियल्स पे टाइम देना होगा, खुद के नोट्स बनाना प्रेफर कीजिए और उनसे फिर पढ़ाई आगे बढ़ाइए। इसमें आप जो खास करके जो नोट्स मेकिंग की बात कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज में हो जाता है। तो नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या वो मेथड अडॉप्ट किया नोट्स मेकिंग का, चाहे वो जीएस में हो या ऑप्शनल हो या प्री और मेंस के हिसाब से, वो जरा आप शेयर कीजिए। नोट्स मेकिंग मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत इंडिविजुअल एक्टिविटी है। मेरे साथ ये रहता है कि मुझे कुछ कीवर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस के अगर शॉर्ट में भी करके लिखे तो मुझे वो क्लिक कर जाता है। मेरी मेहनत ऐसी रही है ग्रामर वगैरह के ऊपर स्कूल टाइम से ही कि मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वगैरह में मुझे दिक्कत नहीं आती है। राइट। तो मैं जब भी नोट बनाता था तो मैं कोई पॉइंट लिखता था, उसके सामने 2-3 कीवर्ड्स लिख देता था। मेरे लिए वो टॉपिक का वो पॉइंट कवर हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि अब इतनी बात अगर मुझे याद रह गई तो मैं सेंटेंस तो बना लूंगा, उसको एक्सप्लेन भी कर लूंगा। तो अब अगर आपसे ये चीज हो पा रही है तो आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी बात समझने में या याद करने में समस्या आती है तो उतने लंबे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने में मेहनत करने से चूकिए मत, वो बहुत मदद करते हैं। रिवीजन में खास के बहुत मदद करते हैं। आपका सारा कंटेंट एक जगह कंसोलिडेट हो जाता है और वो आपका समय भी बचाता है और आपको याद भी बेहतर रहता है। बेसिकली जब तक आप लिखते नहीं कहते हैं आपके परफेक्शन नहीं है, इसलिए कहते हैं राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट। और फिर अपने हिसाब से जब लिखता है इंसान तो याद करने के लिए उसके लिए सहूलियत भी मिलती रहती है। राइट। आप जनरल स्टडीज में कई पेपर हैं ऑफ कोर्स, बट उसमें खास करके जो पेपर 4 है वो बड़ा डिफरेंट टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का पेपर है। तो मैं स्पेशली आपसे चर्चा करना चाहूँगा पेपर 4 के बारे में। आपकी क्या राय है, कैसे एक कैंडिडेट उसमें अच्छा कर सकता है? इस बार जो मैंने पेपर 4 के लिए अप्रोच अडॉप्ट की थी, मेरे दिमाग में था कि रिस्क फ्री अप्रोच रहना है, क्योंकि वो बड़ा वेरिएबल पेपर है। आपके 80 में भी मार्क्स आ सकते हैं, आपके 110 भी आ सकते हैं। तो मेरा एम था कि 100 के रेंज में तो मार्क्स रहने चाहिए। मेरा मार्क्स 99 है इस बार उस पेपर में। तो मैंने सिलेबस में जो मेंशन बुलेट पॉइंट्स हैं उनको मैंने अच्छे से पढ़ा, उनकी डिफिनीशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उन पे कोई वर्ल्ड बैंक के पर्सपेक्टिव्स या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स एआरसी जिस तरह से हो गई, उनको मैंने स्टडी किया उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए। और बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह भी आते हैं तो लास्ट में उनसे वैल्यू एडिशन मैंने किया। तो ये जो प्रिपरेशन है उससे मुझे ये पता चल गया कि GS4 का जो सिलेबस है उसमें हर पॉइंट पे लिखने के लिए मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका केस स्टडीज का। उनके लिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए, हो सके तो उनके मॉडल आंसर्स देखिए, और आप खुद भी एक चीज इंटरनलाइज कीजिए कि जो पीछे सिलेबस दिया है GS4 का, क्या उससे ये मैच कर रहा है, क्या उसको ये जस्टिफाई कर रहा है। तो इन चीजों को जब आप ध्यान में देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफी होलिस्टिक हो जाती है। केस स्टडीज जो है उसके लिए जो खास पॉइंटर्स आप देना चाहेंगे कि उसको करने में, उसको हैंडल करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार लगता है कि पेपर बहुत लेंदी होता जा रहा है, तो लास्ट में केस स्टडीज़ जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, जिसके कारण आंसर्स नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। तो जब भी आप केस स्टडी पढ़ते हैं तो साथ ही साथ नीचे क्वेश्चंस भी पढ़ते रहिए। आपके केस स्टडीज ब्रेक होने लगेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, और आप साइकोलॉजिकली ये तैयार होने लगेंगे कि क्या एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए था एज अ ब्यूरोक्रेट उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के पहले हाफ से, थ्योरीज से आप उनको तुरंत रिलेट करें, उसी आधार पर अपने आंसर्स बनाएं, और लास्ट में एक बार दिमाग में ये बैठाएं कि क्या एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे ये आंसर सही रहेगा, और फिर उसको लिखें। अब बेसिकली हर चीज़ को आपको ऑन द ग्राउंड रख के देखना है अपने को, कि यदि वो आप ऑन द ग्राउंड डिसीजन ले रहे हैं तो क्या उसमें होगा। करेक्ट। ऐसे पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं और 1250 वर्ड्स के अराउंड वैसे लिखने हैं, जहां आपको मैक्सिमम लेंथ लिखने का मौका मिलता है। तो अभी जो ऐसे का पेपर है उसमें नॉर्मली कोट से शुरू होता है, कोई न कोई जो फिलोसफिकल कोट दे के ही दोनों को ऐसे को स्टार्ट कर दिया है लोगों ने देना। तो उसके लिए आप बताइए कि कैसे उसको ध्यान रखते हुए कोर्स को ऐसे को लिखना चाहिए। जैसा कि सर आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, दोनों अब फिलोसॉफिकल कोट्स दे रहे हैं, तो यूजुअली लोग देख के घबरा जाते हैं कि हमको इसमें फिलोसफी लिखनी है। फिलोसफी के कोट्स हैं, लेकिन अगर आप उसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपने जीएस में ऑलरेडी पढ़ाई की है उनसे रिलेट करके एक ऐसे बनाना शुरू करेंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। आप जैसे ही कोई कोट पढ़ते हैं तो पहले तो वो कोट उठाइए जो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा तभी आप उसको आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में उसकी फिलॉसफी को एनालाइज कीजिए, उसको देखिए कि किस तरह से आप उसके अलग अलग डायमेंशंस खोल पा रहे हैं कि नहीं खोल पा रहे हैं। फिर बॉडी की तरफ आइए। बॉडी में जो जो चीज़ें आपने जीएस में पढ़ी हैं, फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपको जो जो चीज़ें समझ में आ रही, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसके, आप उनको पूरी तरीके से उसमें जस्टिफाई करते हुए, नेवर लूज साइट ऑफ द कोट। कोट आपका सेंट्रल रहना चाहिए, टेंजेंट पे आपको नहीं जाना है ऐसे में। ये क्योंकि कई बार बहुत लंबा वर्ड लिमिट रहता है तो भरने के लिए लोग आसपास की भी बातें करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। उसी कोट पे रहते हुए अलग अलग डायमेंशंस एक्सप्लोर कीजिए, उन डायमेंशंस को पूरा सेटिस्फाई कीजिए, और लास्ट में एक कंक्लूजन बनाइए जो आपके उस ऐसे से आपको भी लगा कि ये बात निकल के आ रही थी। और फिर आप फिलॉसफी में कंक्लूजन में भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत, कि ऐसी चीजें हमें समझना चाहिए या इस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कहते हुए ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है इस बार ऐसे इसको हैंडल करने की। सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट हर कैंडिडेट का वहाँ तक पहुँचना एक ख्वाब होता है। आप पहली बार पहुँचे, 5th अटेम्प्ट में पहुँचे, लेकिन सिलेक्शन हुआ। कितने नंबर मिले आपको उसमें? सर इंटरव्यू मेरे 154 मार्क्स। 154 मार्क्स। यस सर। अब ये बताइए कि इंटरव्यू में एक्चुअली लोग देखना क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या लगा अनुभव? क्या बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है या हारमोनियस होता है? आपकी क्या फीलिंग है? सर बड़ा ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रहता है। मैंने कई सारे मित्रों ने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन जो कुछ अंडरलाइंग थीम्स रहे वो ये रहे कि उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेक्टेशंस हैं। वो सवाल उनके जो रहेंगे उनको आपको आंसर्स इस प्रकार देने हैं जो कि एक ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्टेड रहेगा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस रहनी चाहिए, जो वैल्यू सिस्टम रहना चाहिए, जो देश की ज़मीनी हकीकत को समझता हो और उन चीज़ों को ज़मीन पे उतार सके। सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे आपके आसपास की चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन एन इंडिविजुअल। कहीं ना कहीं पे वहाँ पे अंदर बैठ अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आपको सवालों के जवाब नहीं आते रहेंगे। तो आपको अपने आप को काम रखना है, इंतज़ार करना है कि हाँ अब कोई सवाल आए जो मुझे आता हो। ब्लफ किसी भी स्टेज पे नहीं करना है, ना मेंस में ना इंटरव्यू में। तो जो आप आंसर जैसे नहीं आया तो उसके बारे में अब फिर क्या क्या रुख रहेगा आपका उसमें? अगर आपको उसके कुछ पार्ट्स आते हैं तो ये बात बोल के कि सर मुझे इतना ही नॉलेज है, उन पार्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए, या आप आउटराइट डिनाई भी कर सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपके हिसाब से मना करना कोई दिक्कत नहीं है? सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे जिनके स्कोर्स बहुत अच्छे रहे हैं, हाँ, उन्होंने भी अपने यस, ब्लफ करने से अच्छा है कि आप ना ब्लफ तो कभी ना करें। हाँ, कि आप या झूठ बोलना या कोशिश करना, उससे बेटर है कि उसको ना करें, क्योंकि एनीवे जब आप सर्विस में होंगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन आपके पास नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अपने को कैसे पॉइज रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं, उन्हें
उन परिस्थितियों में भी जहाँ की आपका सॉल्यूशन नहीं है तो इम्पॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जब आपके पास समस्या का तुरंत समाधान नहीं भी है तब भी आप पॉइज रहें, कंफर्टेबल रहें एंड सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता या एप्टीट्यूड रखते हैं आप। दैट इज़ वेरी। यस सर। कोई ऐसे मोमेंट इंटरव्यू में जो आपको याद है जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ या फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं, वो बताइए। जो इंटरव्यू चेयरपर्सन थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो ये बताइए कि अगले 6 महीने में यूक्रेन और रशिया युद्ध समाप्त होने की कितनी संभावना है। तो अब ये डायरेक्ट कोई टेंजेंट पे आता नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, तो ये बड़ा ही विचित्र सा सवाल लगा। तो ये बात शायद मेरे चेहरे पे भी झलक गई। मैंने बोला तो अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि वो कौन से पैमाने हैं जिन पे आप कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे इस चीज को समझने के लिए। तो फिर मैंने कुछ पैमाने गिनाए कि सबसे पहले तो देखेंगे कि कितना गोला बारूद बाकी है युद्ध आगे जारी रखने के लिए। उसके बाद रशिया पे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं वो कितने कारगर हैं, क्या रशिया पे इससे कोई असर पड़ रहा है कि वो अपने कदम पीछे खींचे। और ग्लोबल कम्युनिटी का दबाव या रशिया के अंदर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे उनका कोई दबाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यूक्रेन का समर्थन कितना है, ये अलग अलग पैमाने मैंने गिनाए थे। बहुत बढ़िया अतुलेश, ये पूरी प्रिपरेशन के दौरान में टाइम को लेके बड़ा एक अलग अलग कन्फ्यूजन होता है। मोस्टली लोगों का कहना है कि बहुत घंटे लगाने पड़ेंगे, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तब जाके बनेंगे, 14-15 घंटे पड़ेंगे। क्या आपका ऐसा अनुभव रहा है इस तरह का? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद जो हमारा ब्रेन है वो चीज़ें ग्रास्प करना छोड़ देता है। हो सकता है किसी का 11-12 घंटे हो, किसी का 8-9 घंटे हो, किसी का 6-7 घंटे हो। ये इंडिविजुअल को समझ में आने लगता है एक लेवल के बाद। तो आपको करना ये है कि जितने देर आप बैठते हैं, अगर साढ़े 6-7 घंटे बैठते हैं तो वही, 8 से 9 घंटे बैठते हैं तो वही, उतने में अपनी एफिशिएंसी हाई रखिए, डिस्ट्रैक्शंस कम रखिए उन बीच, और जो भी आप पढ़ते हैं कुछ समय बाद रिवीजन करते रहिए ताकि दिमाग में वो फ्रेश हो। एज अ ह्यूमन मुझे नहीं लगता कि हमारी रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट जी सर। और पर्सनली मैं 8 घंटे के ऊपर नहीं जा पाता हूँ यूजुअली। उसके बाद मैं अलग अलग माध्यमों से उन चीज़ों को ग्रास्प करता हूँ। तो अगर फ्री टाइम हो गया तो थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह किसी लेक्चर्स के देख लिए। सोशियोलॉजी के लिए मैं ये बहुत करता था कि यूजीसी वगैरह के वीडियोस हैं वो देख लिए, या कोई लेक्चर सीरीज डिस्कस हो रही है वो सुन लिया। तो जो रेलेवेंट थिंकर्स कान में आते गए, उनकी थ्योरीज रिपीट होती गई, तो जैसे गाना गाते गाते नहीं याद हो जाता है, उस प्रकार से वो चीज़ें धीरे धीरे आपके जहन में उतर जाती हैं। वैसे एक्चुअली आपके बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चलती रहनी चाहिए, लेकिन स्टडी आवर्स 6 to 8 आवर्स भी यदि आपने एवरेज मेंटेन किया तो उसको अच्छा कर सकते हैं। देयर शुड बी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सोने का, उठने का, एक्सरसाइज करने का, सोशलाइजेशन का, सेलेक्टिव सोशलाइजेशन भी, उस सब चीज़ का। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट, तो आपके ह्यूमन टच तो हमेशा चाहिए होगा। वेरी वेरी गुड। अब आप जाते जाते ऑडियंस को कुछ टॉप 3 पॉइंट्स में कुछ टिप्स दीजिए कि जो लोग पहली बार 2023 के एग्ज़ाम जैसे देने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग अभी मेंस देने वाले उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको बधाई मेरी तरफ से कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पास किया है, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस निरंतर करती रहनी पड़ेगी। सुधार की गुंजाइश हर बार होगी, कभी भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन स्टेज पे नहीं आना चाहिए। बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम है, जो भी आंसर लिखें, कितना भी बेहतर लिखें, उसमें और बेहतरी का स्कोप ढूंढें। जो लोग अगले साल 2023 ये परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए मैं बोलूँगा आपके पास समय लगता है कि बहुत है, लेकिन समय है नहीं, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको सिलेबस के हर हिस्से को बराबर वेटेज देना है, और ऑप्शनल को अभी से उस पर भी काम करना है। और एक स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि एक बेस नॉलेज आपके पास आ गई है, तो आंसर राइटिंग भी आपको शुरू करनी पड़ेगी। और जो इनिशियल इनर्शिया होता है ना ऐसे राइटिंग में और आंसर राइटिंग में, वो जितनी जल्दी आपका खत्म हो जाए आपके लिए उतना बेहतर होगा। वेरी राइट, वेरी राइट। और स्पेशली जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो 2023 के वाले एग्जाम देने वाले हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि समय बहुत कीमती है, आप उस पर अलग से काम कीजिए। आप प्रीलिम्स मेंस दोनों की, मैंने होलिस्टिक प्रिपरेशन इनिशियली की, बाद में जब प्रीलिम्स पास आता है तो आप असेस कीजिए आपको 90 दिन स्पेशली देने हैं, 60 दिन स्पेशली देने हैं, या क्या देने हैं। उसके बाद जब प्रीलिम्स खत्म हो जाता है फिर आप मेंस के लिए डेडिकेटेड टाइम आपको देना पड़ेगा, और तीनों स्टेज की तैयारी अभी से कीजिए। आप किसी स्टेज की तैयारी बाद के लिए छोड़िए मत, वो उस वक्त बहुत भारी लगने लगता है। राइट। मुझे उम्मीद है आपकी बात को सुनकर जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं
उनको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियो थैंक यू सर. and sharing your experiences very honestly. Thank you very much. थैंक यू सर.